अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आज लाइव क्लास लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। प्रोफेसर राकेश बिश्नोई, जो आपको मैं राजस्थान हिस्ट्री को लाइव क्लास के माध्यम से आपको कवर करवाने का प्रयास करूँगा पूर्ण कंटेंट के साथ। जो अपनी RAS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और अभी हाल ही में होने वाले पटवार एग्ज़ाम, ग्राम सेवक एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस के लिए अपने लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो लेट्स मूव, अपने स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास की अगर अपनी बात करें तो राजस्थान में अपनी राजपूताना क्षेत्र के अंदर अनेक राजपूत राजवंश हुए हैं। तो उन राजपूत राजवंशों में अपनी बात करने वाले हैं आज मेवाड़ राजवंश के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़ राजवंश के बारे में। तो देखो बेटा, मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो मेवाड़ की अगर अपनी बात करें तो ये है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर अगर अपनी बात करें तो यहाँ पड़ता है उदयपुर, यहाँ पड़ता है भीलवाड़ा, यहाँ पड़ता है राजसमंद, यहाँ पड़ता है चित्तौड़गढ़, ये हो गया प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है मतलब दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। या अपने यूं सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वह क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। तो बेटा मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ रियासत में आता है। अब देखिए मेवाड़ शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिए मेवाड़ को पहले किस नाम से जाना गया? मेदपाट कहा गया। क्या कहा गया? मेदपाट। तो देखो बेटा मेदपाट क्यों कहा गया? जो मेद शब्द है, मेद शब्द का अर्थ यहाँ पे किससे है? मेर जाति से है। किससे है? मेर जाति से। और पाट का अर्थ होता है स्थान। पाट का अर्थ क्या होता है? स्थान होता है। मतलब मेर जाति का जो निवास स्थान था वह कौन सा क्षेत्र था? दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र था। और मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण इस मेवाड़ को क्या कहा गया? मेदपाट कहा गया। और मेदपाट शब्द का ही परिष्कृत रूप कौन सा बन गया? मेवाड़। क्या बन गया? मेदपाट शब्द का परिष्कृत रूप क्या हो गया? मेवाड़। अब देखो बेटा मेवाड़ को अपने इसके अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है सीवी। क्या कहा जाता है? सीवी। या इसे कहा जाता है प्रागवाट। क्या कहते हैं? सीवी या प्रागवाट कहा जाता है। तो बेटा सीवी क्यों कहा गया मेवाड़ को? तो अपनी बात करते हैं किसकी? मकदूनिया की। और मकदूनिया का एक शासक था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर, जिसे अपने किस नाम से जानते थे? सिकंदर महान के नाम से। किस नाम से जानते थे? सिकंदर महान के नाम से जानते थे। और पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है, पाकिस्तान का कौन सा जिला है? जंग जिला। कौन सा जिला है? जंग जिला। और इस जंग जिले के अंदर एक जाति निवास करती थी। कौन सी जाति? सीवी जाति। और ये जंग जिला पूर्व में कब अपने भारत के क्षेत्र में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर जंग जिले में कौन सी जाति निवास करती थी? सीवी जाति निवास करती थी। तो सिकंदर महान क्या था? जो अलेक्जेंडर था, जो मकदूनिया का शासक, ये एक महत्वाकांक्षी राजा था और ये पूरे विश्व को जीतने की क्षमता रखता था और पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण अलेक्जेंडर ने क्या किया? सीवी जाति पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो सीवी जाति यहाँ से भागकर कहाँ चली गई? मध्यमिका नगरी में। कहाँ चली गई? मध्यमिका नगरी चली गई। और मध्यमिका नगरी में जाने के दौरान
तो बेटा ध्यान रखना है, मध्यमिका नगरी का प्राचीन, किसका प्राचीन नाम है? चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? चित्तौड़ का। तो सीवी जाति कहाँ पर जाकर रहने लगी? मध्यमिका नगरी, जो किसका प्राचीन नाम है? चित्तौड़ का। और ये चित्तौड़ किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ में। तो इसी कारण मेवाड़ को क्या कहा गया? सीवी कहा गया, या क्या कहा गया? प्रागवाट कहा गया। समझा गई बात? तो मेवाड़ के अन्य नाम कौन कौन से? इसे कहा जाता है मेदपाट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेर जाति का क्या था? निवास स्थान था। क्योंकि मेर जाति पर जो पश्चिमी अरबी आक्रमणकारी जाति थी, जिसको अपने मलेच्छ जाति कहा जाता है, मलेच्छ जाति ने मेर जाति पर क्या किया? आक्रमण किया। तो ये मेर जाति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में आकर रहने लगी। और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में रहने के कारण जो ये क्षेत्र क्या कहलाया? मेर जाति का निवास स्थान कहलाया। और मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण इसे क्या कहा गया? मेदपाट कहा गया। इसके अलावा मेवाड़ को क्या कहा गया? सीवी या प्रागवाट। सीवी क्यों कहा गया? मकदूनिया का शासक कौन था बेटा? अलेक्जेंडर था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? सिकंदर महान के नाम से। इसने क्या किया? महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण पाकिस्तान के जंग जिले में निवास करने वाली सीवी जाति पर आक्रमण किया। तो सीवी जाति अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भाग गई? मध्यमिका नगरी में आकर रहने लगी। और मध्यमिका नगरी किसका प्राचीन नाम है? किसका प्राचीन नाम होगा? चित्तौड़ का प्राचीन नाम होगा। और चित्तौड़ किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ में। और इसी कारण मेवाड़ को क्या कहा गया? सीवी या प्रागवाट कहा गया। और कुछ बुक्स हैं, उनके द्वारा जो कुछ सोर्सेज मिलते हैं उसके आधार पे बताया जाता है कि सीवी है जो मेवाड़ क्षेत्र का एक जनपद था। और मेवाड़ क्षेत्र का जनपद होने के कारण इस मेवाड़ को क्या कहा गया है? सीवी कहा गया है। समझा गई बात? तो अपनी बात के किसके बारे में? मेवाड़ क्षेत्र के बारे में और मेवाड़ के अन्य नामों के बारे में। अब अपनी बात करते हैं आगे इसी क्रम में। मेवाड़ में बात करते हैं किसकी? गोहिल राजवंश की। मेवाड़ के अंदर जो राजपूताना राजवंश का प्रारंभ हुआ वह कौन सा था? गोहिल राजवंश। तो गोहिल राजवंश की स्थापना कब की गई? 566 ईस्वी में। कब की गई थी? 566 ईस्वी में। और इसका जो संस्थापक था गोहिल राजवंश का, संस्थापक कौन था? गोहिल राजवंश की स्थापना की थी किसने? गोहिलादित्य ने। किसने की थी? गोहिलादित्य के द्वारा की गई। कुछ बुकों के अंदर आपको ये नाम देखने को मिलेगा गोहिलोत, या इसे कहा जाता है गोहिल, या इसे क्या कहा जाता है? गोहिल। तो गोहिल राजवंश की स्थापना कब की गई? 566 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था? गोहिलादित्य, या इसे कहा जाता है गोहिलोत या गोहिल कहा जाता है। अब देखो गोहिलादित्य हैं, गोहिलादित्य ने किसकी स्थापना की? गोहिल राजवंश की। कब की? 566 ईस्वी। अब ये जो राजवंश चला है गोहिल राजवंश, ये 566 ईस्वी से कब तक चला है? स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलने वाला राजवंश है। कब तक चलने वाला राजवंश है? स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलने वाला राजवंश कौन सा था? गोहिल राजवंश था। तो मतलब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला राजपूताना राजवंश पूछा जाए तो कौन सा होगा? मेवाड़ का गोहिल राजवंश, जो 566 ईस्वी से कब तक चला है? स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला है। समझा गई बात बेटा? अब अपनी इसके बाद अपनी बात करते हैं गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के जो सोर्सेज अपने को प्राप्त हुए कि कौन कौन से इतिहासकार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या अपनी विचारधारा रखते हैं, क्या क्या बातें बता रहे हैं। तो बेटा अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के स्रोतों को लेकर। यहां तक समझ में आ गया होगा? आ गयो की समझ में? आ लियो तो साफ कर दियो भी, मन लगा कई अंग तो साफ हो गयो भी। हाँ अब देखो भी, अब अपने आगे बात करने वाले हैं गोहिल राजवंश की उत्पत्ति। गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति के स्रोत। तो गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के स्रोतों के बारे में बात करें, मतलब गोहिल राजवंश की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले सोर्स के बारे में अपनी बात करते हैं
जो पहला सोर्स है वह कौन सा है? मोहनोद नेणसी। कौन है? मोहनोद नेणसी। और एक इतिहासकार और है जिनका नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो मोहनोद नेणसी और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या बता रहे हैं? मोहनोद नेणसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इनके द्वारा लिखा गया है नैणसीरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? नैणसीरी ख्यात। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा क्या कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? उदयपुर राज्य का इतिहास। उदयपुर राज्य का इतिहास। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है जोधपुर या मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अपने जो राजस्थान के इतिहास का जनक है, राजस्थान के इतिहास का जनक या फादर किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है घोड़ेवाड़ा बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़ेवाड़ा बाबा। तो अगर पूछा जाए राजस्थान के इतिहास का फादर या जनक किसे कहा जाएगा? कर्नल जेम्स टोड को। अब अपने से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? एक तो राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया, एक राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक पूछ लिया जाए तो राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? देखो जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने जब राजस्थान का इतिहास लिखा, इतिहास के संदर्भ में जो पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो उसमें जो जो उनको ऐतिहासिक स्रोत मिले उन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिख दिया। लेकिन उस इतिहास के अंदर कुछ कमियां रहेगी, कुछ त्रुटियां रहेगी। उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। इसी कारण डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक जनक कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक पूछे तो कौन होगा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक पूछे तो कौन होगा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और सीधा जनक पूछे तो कौन होगा? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में? गोयल राजवंश की उत्पत्ति के सोर्सेज के बारे में। तो जो पहला सोर्सेज है वो किसके द्वारा दिया गया? मोहनोद नेणसी के द्वारा। किस में बताया गया? नैणसीरी ख्यात में। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा बताया गया किसमें? उदयपुर राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के अंदर। कि इन दोनों ने क्या बताया कि हिंदू धर्म में बेटा कितने युग हुए हैं? 4 युग हुए हैं। कितने युग हुए हैं? 4 युग हुए हैं। कौन कौन से? सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, इसके बाद द्वापर युग और इसके बाद हुआ है कलयुग, जिस कलयुग के हम प्राणी हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार अगर अपने युगों की बात की जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार कितने युग हुए हैं? 4 युग हुए हैं। कितने युग हुए हैं? 4 युग हुए हैं। कौन कौन से? सतयुग, इसके बाद हुआ है त्रेता युग, जिस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसके बाद कौन सा युग हुआ है? द्वापर युग, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इसके बाद जो चौथा युग है वह कौन सा है? कलयुग है, जिस कलयुग के हम प्राणी हैं, जिस कलयुग में हमने अवतार लिया है। समझा गई बात? तो हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग बताएगी। और बात की गई किसकी? त्रेता युग की। त्रेता युग में कौन हुए? भगवान सूर्य। त्रेता युग में कौन हुए? भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य के पुत्र थे जिनका नाम था वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पुत्र थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था? इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु कहलाए सूर्यवंश के प्रथम राजा। सूर्यवंश के प्रथम राजा कौन कहलाए थे? सूर्यवंश के प्रथम राजा कौन कहलाए? इक्ष्वाकु कहलाए। और इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे कौन? भगवान श्री राम। और श्री राम के 2 पुत्र थे जिनका नाम था लव और कुश। राम के पुत्रों का नाम क्या था?
लव और कुश, कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए, गोहिल कहलाए। और कुश किस वंश से बिलोंग करता है, सूर्यवंश से। तो गोहिल भी कौन हुए, सूर्यवंश से हुई। तो हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हुए और इसके आधार पर मोहनोत नैणसी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया कि जो गोहिल राजवंश है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्यवंशियों से हुई है। किससे हुई है, सूर्यवंशियों से हुई है। समझा गई बात। तो गोहिल राजवंश की उत्पत्ति का जो पहला सोर्स है वो किसके द्वारा दिया गया, मोहनोत नैणसी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इन्होंने क्या बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने युग होते हैं, 4 युग होते हैं। कौन कौन से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग में कौन हुए थे, भगवान सूर्य। इनके पुत्र कौन थे, वेवस्वत मनु। वेवस्वत मनु के पुत्र कौन थे, इक्ष्वाकु, जो सूर्यवंश के क्या कहलाए, प्रथम राजा कहलाए। और सूर्यवंशियों की जो राजधानी थी वह कौन सी थी, यूपी के अंदर एक स्थान पड़ता है जो है अयोध्या। और इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में कौन उत्पन्न हुए, भगवान श्री राम, जिनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश के वंशज क्या कहलाए, गोहिल कहलाई। तो इस आधार पे क्या बताया गया कि गोहिल राजवंश की उत्पत्ति वह किससे हुई है, सूर्यवंशियों से हुई है। तो अपने से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या पूछा जाएगा, मोहनोत नैणसी या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी गई है, सूर्यवंशियों से मानी गई है। समझा गई बात। अब अपने आगे दूसरे सोर्स को लेकर बात करते हैं। तो दूसरा जो सोर्स रहा है वह कौन सा रहा है, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर क्या बताया है, दूसरा जो सोर्स दिया वह किसके द्वारा दिया गया, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पितामह है या इन्हें कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया गोहिल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर, इन्होंने बताया कि गुजरात के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है वल्लभीपुर। कौन सा क्षेत्र है, वल्लभीपुर। और वल्लभीपुर क्षेत्र का जो शासक था वह कौन था, शिलादित्य। कौन था, शिलादित्य। अब देखो भाई, शिलादित्य की पत्नी है वह कहाँ गई थी, माता जगदम्बा के दर्शन करने के लिए। कहाँ गई थी, माता जगदम्बा की दर्शन करने के लिए गई हुई थी। और पीछे से मलेच्छों ने क्या कर दिया इन पर, मलेच्छों ने क्या कर दिया इन पर, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के दौरान शिलादित्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और शिलादित्य की पत्नी थी जिनका नाम क्या था, पुष्पावती, जो कहाँ गई हुई थी, माता जगदम्बा के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। और जब इस बात की सूचना किसे मिली, पुष्पावती को, जब ये माता जगदम्बा के दर्शन करके वापस आ रही थी, तो ये क्या होना चाहती थी, सती होना चाहती थी। क्या होना चाहती थी, सती होना चाहती थी। लेकिन इनकी जो सहेलियां थी उन्होंने पुष्पावती को सती होने से रोका, क्योंकि उस समय पुष्पावती किस अवस्था में थी, गर्भावस्था में थी। किस अवस्था में थी, गर्भावस्था में थी। तो बाद में पुष्पावती ने गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, और गुफा को क्या कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। और गुहा या गुफा में जन्म होने के कारण उस बच्चे का नाम क्या रखा गया, गोहिल रखा गया। और इसी गोहिल ने किसकी स्थापना की, 566 ईस्वी में गोहिल राजवंश की स्थापना की। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोहिल किसका वंशज था, शिलादित्य का वंशज था। किसका वंशज था, शिलादित्य का वंशज। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे हुई है, शिलादित्य के वंशज के रूप में हुई है। समझा गई बात यहाँ तक। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया, गुजरात के वल्लभीपुर क्षेत्र का शासक कौन था, शिलादित्य। इसकी पत्नी का नाम क्या था, पुष्पावती, जो माता जगदम्बा के दर्शन करने के लिए गई। तो पीछे से मलेच्छों ने किस पर आक्रमण कर दिया, शिलादित्य पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पे युद्ध में लड़ते लड़ते शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गया। तो पुष्पावती क्या होना चाहती थी, सती होना चाहती थी। लेकिन इनकी सहेलियों ने इन्हें सती होने से रोका। तो बाद में इन्होंने गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, और गुफा में बच्चे का जन्म होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, गोहिल। और इसी गोहिल ने आगे चलकर 566 ईस्वी में गोहिल राजवंश की क्या की, स्थापना की। तो गोहिल राजवंश किसके वंशज माने जाते हैं, शिलादित्य के वंशज माने जाते हैं। और इस गोहिल का लालन पालन किसने किया,
पुष्पावती ने जब गोहिल को जन्म दिया, जन्म देने के बाद वो क्या होगी, सती होगी। और गोहिल का जो पालन पोषण था, पालन पोषण की जिम्मेवारी किसको दी, एक ब्राह्मणी को दी जिसका नाम था कमलावती। कमलावती, इसी कारण कमलावती को गोहिल की क्या कहा जाता है, दाई माँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाई माँ भी कहा जाता है। तो गोहिल की या गोहिलादित्य की दाई माँ का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, कमलावती होगा। समझा गई बात। दूसरे सोर्स के बारे में अपनी बात कर ली। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में, तीसरा सोर्स है जो है अबुल फजल। तीसरा सोर्स कौन सा है, अबुल फजल। अबुल फजल, तो अबुल फजल ने क्या बताए हैं, अबुल फजल है अकबर के जो 9 प्रमुख विद्वान थे अकबर के शासनकाल में, उन 9 प्रमुख विद्वानों में से एक कौन था, अबुल फजल था। तो अबुल फजल को कहा जाता है अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। इन्होंने क्या बताया, गोहिल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर इन्होंने बताया कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नौशेखा आदिल। क्या नाम था, नौशेखा आदिल। और इनकी पत्नी का नाम था रूम, या इसे कहा जाता है रूमा। इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था नौशेजाद। क्या नाम था, नौशेजाद। अब देखिए नौशेजाद जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये कहाँ चला आया, भारत चला आया। और कुछ समय भारत में रहने के बाद ये वापस कहाँ चला गया, ईरान चला गया। और ईरान जानते ही बाप बेटा के बीच में क्या हो गयो, राड़ होगी, मतलब युद्ध हो गयो। और ये युद्ध के अंदर कौन मारे हो गयो, नौशेजाद मारे हो गयो। लेकिन नौशेजाद के कुछ वंशज कहाँ रह गए, भारत में रह गए। और इन्हीं वंशज में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम क्या था, गोहिल। और इसी गोहिल ने आगे चलकर किसकी स्थापना की, गोहिल राजवंश की स्थापना की। कब, 566 ईस्वी में। तो अबुल फजल के अनुसार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी गई है, मुसलमानों से या मुस्लिमों से मानी गई है। किससे मानी गई है, मुस्लिमों से मानी गई है। तो अपने बात की गोहिल राजवंश की उत्पत्ति की तीसरे सोर्स की जो कौन सा था, अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या बताया कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नौशेखा आदिल, और नौशेखा आदिल की पत्नी का नाम था रूम या रूमा। दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या था, नौशेजाद। और ये बड़ा होने के बाद कहाँ चला आया, भारत। और कुछ समय भारत में रहने के बाद वापस कहाँ गया, ईरान गया। तो बाप बेटे के मध्य क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध के अंदर कौन मारा गया, नौशेजाद मारा गया। लेकिन नौशेजाद के कुछ वंशज कहाँ रह गए, भारत में रह गए। और उन्हीं वंशज में एक व्यक्ति हुआ कौन, गोहिल। और इसी गोहिल ने आगे चलकर किसकी स्थापना की, गोहिल राजवंश की स्थापना की। कब, 566 ईस्वी में। कब की, 566 ईस्वी में। तो अबुल फजल के अनुसार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी गई है, मुस्लिमों से। पहला सोर्स कर्नल मुनोत नैणसी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है, सूर्यवंशियों से। दूसरा कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है, शिलादित्य के वंशज से। तीसरा सोर्स अबुल फजल, तो अबुल फजल ने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है, मुस्लिमों से। अब अपने इसी कड़ी में अगले सोर्स की बात करते हैं। तो अगला सोर्स रहा है कौन सा, अगले सोर्स के बारे में बात करें तो अगला सोर्स रहा है कौन सा, आहड़ शिलालेख। कौन सा है, कौन सा शिलालेख होगा, आहड़ शिलालेख, जो कब प्राप्त हुआ था, 977 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था, 977 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और इस शिलालेख के अनुसार एक इतिहासकार है जिनका नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है, D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर ने आहड़ शिलालेख के आधार पर गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है, ब्राह्मणों से बताई है। किससे बताई है, ब्राह्मणों से बताई है। तो चौथा सोर्स कौन सा है, आहड़ शिलालेख, जो कब प्राप्त हुआ था, 977 ईस्वी में। तो इस आहड़ शिलालेख के आधार पर एक इतिहासकार जो कौन है, D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी है, ब्राह्मणों से मानी है। समझा की बात।
इसी कड़ी में अपने 5वें सोर्स की बात करते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और एक पुस्तक और लिखी गई है जिसका नाम है मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स। मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के नाम से पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उन पुस्तकों का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। और दूसरी पुस्तक कौन सी लिखी गई है? मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स। समझा गई बात? तो गोपीनाथ शर्मा ने भी गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है? ब्राह्मणों से बताई है। समझा गई बात? तो ये थे गोहिल राजवंश की उत्पत्ति को लेकर जो प्रमुख स्रोत थे। पहला स्रोत अपने पढ़ा किसका? मोहनोत्तनयन से डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई गई है? सूर्यवंशियों से। दूसरे सोर्स के बारे में अपनी बात की कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी है? शिलादित्य के वंशज के रूप में। और तीसरा सोर्स अपनी बात की अबुल फजल के बारे में, और अबुल फजल ने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई है? मुसलमानों से। और चौथा आहड़ शिलालेख जो कब प्राप्त हुआ था? 977 ईस्वी में। इस आहड़ शिलालेख के अनुसार इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मणों से। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी गोहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मणों से मानी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, शाबाश, जल्दी। फिर अपने आगे बात करते हैं। समझा गई बात? कर दूँ साहब? ये लो जी। तो अब अपने आगे जो बात करेंगे, जो गोहिल राजवंश को लेकर प्रत्येक शासक के बारे में, एक एक शासक के बारे में अपने पूरे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। समझा गई बात? तो आज अपने जाना मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मेवाड़ के अन्य नाम कौन कौन से हैं, मेदपाट या इसे क्या कहा जाता है, सेवी या प्रागवाड़ कहा जाता है। इसके अलावा अपने बात की किसके बारे में, गोहिल राजवंश की उत्पत्ति के स्रोतों को लेकर। समझा गई बात? कल अपने बात करेंगे गोहिल राजवंश के एक एक शासक को लेकर पूरे कंटेंट के साथ चर्चा करेंगे, जो आपके पटवार, राजस्थान पुलिस, RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के अंदर आपके लिए कारगर साबित होने वाली क्लास रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।